16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत एक विशाल और समृद्ध भूमि थी, लेकिन राजनीतिक रूप से यह कई छोटे छोटे राज्यों में बंटी हुई थी। दिल्ली सल्तनत, जो कभी उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने ही सरदारों और प्रजा के बीच अलोकप्रिय हो गए थे। इस राजनीतिक अस्थिरता ने बाहरी ताकतों के लिए भारत पर आक्रमण करने का एक सुनहरा अवसर पैदा कर दिया था। भारत की धन संपदा, उपजाऊ जमीनें और व्यापारिक मार्ग हमेशा से मध्य एशिया के शासकों को आकर्षित करते रहे थे, और अब यहाँ की कमजोरी उन्हें एक खुला निमंत्रण दे रही थी। मुगलों के पहले शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मध्य एशिया के एक छोटे से राज्य फरगाना के शासक थे। उनकी रगों में दो महान विजेताओं तैमूर लंग और चंगेज खान का खून दौड़ रहा था। बाबर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे और अपने पूर्वज तैमूर की तरह एक विशाल साम्राज्य बनाने का सपना देखते थे। लेकिन मध्य एशिया की कठोर राजनीति और शक्तिशाली दुश्मनों, विशेषकर उज्बेकों के कारण उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। उन्होंने कई बार अपने पैतृक शहर समरकंद को जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। इस असफलता ने उन्हें एक नए और सुरक्षित ठिकाने की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत की ओर देखने के बाबर के पास कई कारण थे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था भारत की अपार दौलत। उन्होंने भारत के सोने, मसालों और कीमती पत्थरों की कहानियां सुनी थीं, जो उनके लड़खड़ाते खजाने को भर सकती थीं और एक बड़ी सेना को बनाए रखने में मदद कर सकती थीं। दूसरा कारण राजनीतिक था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और सुल्तान के चाचा आलम खान लोदी ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें लगा कि बाबर केवल लोदी को हराकर दिल्ली उन्हें सौंप देगा और वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर के इरादे कुछ और ही थे। इसके अलावा बाबर का एक पारिवारिक दावा भी था। उनके पूर्वज तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करके उसे लूटा था। बाबर का मानना था कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके विरासत में उनके हैं। जब उन्हें अपनी मातृभूमि में सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने दक्षिण पूर्व की ओर, भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। यहां की राजनीतिक फूट, असीम धन संपदा और अपने पूर्वजों के दावे ने मिलकर उन्हें हिंदुस्तान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह केवल एक लूट का अभियान नहीं था, बल्कि एक नए साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत थी, जो भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बाबर, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ने 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना की। उनका जन्म 1483 में मध्य एशिया के फरगाना नामक स्थान पर हुआ था। छोटी उम्र में ही पिता की मृत्यु के बाद उन्हें सिंहासन पर बैठना पड़ा, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें जल्द ही वहां से खदेड़ दिया। कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहीं से उन्होंने भारत की ओर देखना शुरू किया। बाबर एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबर नामा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, संघर्षों और भारत के बारे में अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया है। यह किताब हमें उस समय के समाज और राजनीति को समझने में बहुत मदद करती है। भारत में बाबर का आगमन एक निर्णायक मोड़ था। 1526 में उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। बाबर की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उनके पास आधुनिक तोपें और तुल्लुगमा युद्ध नीति जैसी नई तकनीकें थीं, जिनके सामने लोदी की पारंपरिक सेना टिक नहीं सकी। इस जीत ने बाबर के लिए दिल्ली और आगरा के दरवाजे खोल दिए और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। यह केवल एक शासक का दूसरे शासक पर विजय नहीं थी, बल्कि यह भारत में युद्ध की तकनीक में एक नए युग की शुरुआत भी थी। बाबर ने दिखा दिया कि एक छोटी लेकिन अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस सेना भी एक बड़ी सेना पर भारी पड़ सकती है। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर के लिए रास्ता आसान नहीं था। उन्हें भारत के अन्य शक्तिशाली शासकों से भी निपटना पड़ा। 1527 में उन्होंने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के महान राजपूत शासक राणा सांगा की संयुक्त सेना का सामना किया। यह लड़ाई पानीपत से भी ज्यादा कठिन थी, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और इस युद्ध में भी जीत हासिल की। इस जीत ने उत्तर भारत में मुगल सत्ता को और भी मजबूत कर दिया। इसके बाद उन्होंने 1528 में चंदेरी के युद्ध में और 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगान सरदारों को हराकर अपने साम्राज्य को पूर्व में बिहार तक फैला दिया। बाबर ने भारत पर केवल 4 साल ही शासन किया। 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। इतने कम समय में उन्होंने न केवल एक नए साम्राज्य की नींव रखी,
बल्कि भारत में युद्ध करने के तरीके को भी बदल दिया। उन्होंने भारत में बाग बगीचों की परंपरा भी शुरू की, जिन्हें चार बाग शैली में बनाया जाता था। आगरा में आराम बाग इसका एक सुंदर उदाहरण है। बाबर ने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जिसे उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया और उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बनाया। उनकी हिम्मत, सैन्य कौशल और दूरदर्शिता ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 में मुगल सिंहासन पर बैठे। हुमायूं को अपने पिता से एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला था जो अभी नया और अस्थिर था। उनके सामने कई चुनौतियां थीं। उनके अपने भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल उनकी सत्ता के लिए खतरा बने हुए थे। बाबर ने मरते समय हुमायूं से अपने भाइयों के साथ उदारता से पेश आने का वादा लिया था, जिसका हुमायूं ने पालन किया, लेकिन उनके भाइयों ने हमेशा उनके खिलाफ साजिशें रची। इसके अलावा गुजरात के शासक बहादुर शाह और अफगान सरदार शेर शाह सूरी जैसी बाहरी ताकतें भी मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थीं। हुमायूं ने शुरुआत में कुछ सफलताएं हासिल की, जैसे गुजरात पर विजय, लेकिन वह अपनी जीत को संभाल नहीं पाए। उनकी सबसे बड़ी चुनौती पूर्वी भारत में उभर रहे अफगान नेता शेर शाह सूरी थे। शेर शाह एक बहुत ही चतुर और योग्य सेनापति थे। 1539 में चौसा के युद्ध में और फिर 1540 में कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरह हराया। इन हारों के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका जीवन एक शरणार्थी जैसा हो गया। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक निर्वासन में जीवन बिताया, पहले सिंध में और फिर फारस यानी ईरान के सफाविद शाह की शरण में। यह मुगल साम्राज्य के लिए एक अंधकार का दौर था। अपने निर्वासन के दौरान हुमायूं ने हार नहीं मानी। उन्होंने फारस के शाह की मदद से एक नई सेना तैयार की। इसी बीच 1545 में शेर शाह सूरी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। इससे सूरी साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई। हुमायूं ने इस मौके का फायदा उठाया। 1555 में उन्होंने एक बार फिर भारत पर आक्रमण किया। सरहिंद की लड़ाई में उन्होंने सिकंदर शाह सूरी को हराकर दिल्ली और आगरा पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह 15 साल के लंबे अंतराल के बाद हुमायूं ने मुगल सत्ता को भारत में फिर से स्थापित किया। उनकी यह वापसी उनकी दृढ़ता और कभी हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। लेकिन हुमायूं अपनी इस जीत का जश्न ज्यादा समय तक नहीं मना सके। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के केवल एक साल बाद 1556 में दिल्ली में अपने पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेन पूल ने उनके बारे में लिखा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का शासनकाल भले ही संघर्षों से भरा रहा हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने मुश्किल हालातों में भी मुगल वंश को जीवित रखा और उसे भारत में फिर से स्थापित किया, जिससे उनके महान बेटे अकबर के लिए एक शानदार साम्राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हुमायूं की अचानक मृत्यु के समय उनके बेटे अकबर की उम्र केवल 13 साल थी। 1556 में पंजाब के कलानौर में उनके संरक्षक बैरम खान ने उन्हें मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अकबर के लिए शुरुआत बहुत कठिन थी। अफगान सेनापति हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की छोटी सी सेना ने बैरम खान के नेतृत्व में हेमू की विशाल सेना को हरा दिया। यह जीत मुगल साम्राज्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसने भारत में मुगल सत्ता को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया और अकबर के लंबे और शानदार शासनकाल की शुरुआत की, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अकबर एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने समझा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश पर केवल सैन्य शक्ति से शासन नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुलह और सहयोग की नीति अपनाई। उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे आमेर, जिसे अब जयपुर कहते हैं, की राजकुमारी हरकाबाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, से विवाह किया। उन्होंने राजपूत राजाओं को अपने प्रशासन में उच्च पद दिए, जैसे राजा मान सिंह और राजा टोडरमल। इस नीति से उन्हें राजपूतों की वफादारी और सैन्य शक्ति मिली, जिससे उनका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। अकबर ने उन शासकों के खिलाफ सैन्य अभियान भी चलाए जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जैसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिन्होंने जीवन भर मुगलों का विरोध किया। प्रशासन के क्षेत्र में अकबर ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए।
उन्होंने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की मदद से एक नई भू राजस्व प्रणाली, जिसे दहसाला प्रणाली कहा जाता है, शुरू की। इसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था, जिससे किसानों को निश्चितता मिली और राज्य की आय में वृद्धि हुई। उन्होंने अपने साम्राज्य को सूबों यानी प्रांतों में बांटा और हर सूबे में एक सूबेदार, एक दीवान और एक बख्शी नियुक्त किया ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली भी शुरू की, जो एक सैन्य और नागरिक पद प्रणाली थी, जिसमें अधिकारियों को उनके पद यानी मनसब के अनुसार वेतन और सैनिक रखने होते थे। अकबर की सबसे बड़ी विरासतों में से एक उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। उन्होंने 1564 में गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सत्य की खोज के लिए उन्होंने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी पूजा घर बनवाया, जहां वह विभिन्न धर्मों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। इन चर्चाओं के आधार पर उन्होंने 1582 में दीन ए इलाही यानी ईश्वरीय धर्म नामक एक नए विचार को बढ़ावा दिया, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों पर आधारित था। अकबर का शासनकाल वास्तव में साम्राज्य के विस्तार, प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक सामंजस्य का एक अनूठा उदाहरण था। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे शहजादा सलीम, जिन्हें नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि मिली, सिंहासन पर बैठे। जहांगीर का मतलब है दुनिया को जीतने वाला। उन्हें अपने पिता से एक विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य विरासत में मिला था, इसलिए उन्होंने साम्राज्य के विस्तार की बजाय अपना ध्यान कला, संस्कृति और न्याय पर केंद्रित किया। जहांगीर चित्रकला के बहुत बड़े पारखी थे और उनके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उन्होंने उस्ताद मंसूर जैसे कई प्रसिद्ध चित्रकारों को संरक्षण दिया, जो पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने में माहिर थे। जहांगीर की चित्रकला में इतनी गहरी रुचि थी कि वे किसी भी पेंटिंग को देखकर बता सकते थे कि उसे किस चित्रकार ने बनाया है। जहांगीर अपने न्याय के लिए भी काफी प्रसिद्ध रहे। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद उन्होंने आगरा के किले में एक न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर ए अदल कहा जाता है, लगवाई। ये सोने की एक लंबी जंजीर थी, जो किले के शाह बुर्ज से लेकर यमुना नदी के किनारे एक पत्थर के खंभे तक बंधी थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, इस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। यह इस बात का प्रतीक था कि जहांगीर अपनी प्रजा को न्याय देने के लिए कितने प्रतिबद्ध थे। उनके शासनकाल में उन्होंने कई जन कल्याणकारी आदेश भी जारी किए, जैसे कि कुछ करों को समाप्त करना और शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना। जहांगीर के शासनकाल में उनकी पत्नी नूरजहां का बहुत प्रभाव था। नूरजहां, जिनका असली नाम मेहरुन्निसा था, एक बहुत ही बुद्धिमान, शिक्षित और महत्वाकांक्षी महिला थी। 1611 में जहांगीर से विवाह के बाद वह धीरे धीरे साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन गई। उनका प्रशासन पर इतना गहरा प्रभाव था कि सिक्कों पर भी जहांगीर के साथ उनका नाम अंकित किया जाने लगा। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया, जिसे नूरजहां गुट कहा जाता है। जहांगीर के स्वास्थ्य में गिरावट के बाद नूरजहां ने ही अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य का शासन चलाया। उनकी राजनीतिक समझ और निर्णय लेने की क्षमता ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए पहली बार मुगल दरबार में प्रवेश किया। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने सूरत में एक कारखाना यानी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने भविष्य में भारत पर ब्रिटिश प्रभाव की नींव रखी। जहांगीर ने अपने पिता की राजपूत नीति को भी जारी रखा और मेवाड़ के साथ, जो अकबर के समय से विरोध कर रहा था, एक सम्मानजनक संधि की। कुल मिलाकर जहांगीर का शासनकाल शांति, कलात्मक समृद्धि और न्याय के लिए याद किया जाता है, भले ही उनके अंतिम वर्ष उनके बेटे शाहजहां के विद्रोह के कारण कुछ अशांत रहे।
1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उनके बेटे शहजादा खुर्रम, जिन्हें शाहजहां यानी दुनिया का राजा की उपाधि मिली, मुगल सिंहासन पर बैठे। शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य के वैभव और समृद्धि के शिखर के रूप में जाना जाता है। उनके समय में शांति और व्यवस्था बनी रही, जिससे व्यापार और कृषि में काफी उन्नति हुई। खजाना भरा हुआ था और इस समृद्धि का उपयोग शाहजहां ने अपनी सबसे बड़ी रुचि वास्तुकला को पूरा करने में किया। उनके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने ऐसी भव्य और सुंदर इमारतें बनवाईं जो आज भी पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर देती हैं। शाहजहां की सबसे प्रसिद्ध और अमर कृति ताजमहल है, जिसे उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। शाहजहां उनकी मृत्यु से बेहद दुखी हुए और उनकी याद में यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर का यह अद्भुत मकबरा बनवाया। इसे बनने में लगभग 22 साल लगे और हजारों कारीगरों ने इसमें काम किया। ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसकी समरूपता, जटिल नक्काशी और सुंदर डिजाइन मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने कई अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण करवाया। उन्होंने दिल्ली में एक नया शहर बसाया, जिसे शाहजहानाबाद यानी आज की पुरानी दिल्ली कहा जाता है। यहाँ उन्होंने लाल पत्थर से एक विशाल किले का निर्माण करवाया, जिसे लाल किला के नाम से जाना जाता है। ये किला मुगल बादशाहों का मुख्य निवास स्थान बन गया। लाल किले के अंदर उन्होंने दीवान आम और दीवान खास जैसी शानदार इमारतें बनवाईं। दिल्ली की जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। इसके अलावा आगरा के किले में उन्होंने मोती मस्जिद और अन्य महल बनवाए। शाहजहां ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार करने की भी कोशिश की, खासकर मध्य एशिया में अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से हासिल करने की, मगर वह इसमें असफल रहे। उनके शासनकाल के अंतिम वर्ष बहुत दुखद थे। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनके 4 बेटों दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच सिंहासन के लिए एक क्रूर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। इस खूनी संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ। उसने अपने सभी भाइयों को मार डाला और 1658 में अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 साल उसी किले में एक कैदी के रूप में बिताए, जहां से वह दूर यमुना के पार ताजमहल को देख सकते थे। 1658 में अपने पिता शाहजहां को कैद करने और अपने भाइयों को हराने के बाद औरंगजेब आलमगीर यानी विश्व विजेता की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब एक बहुत ही परिश्रमी, अनुशासित और कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। उसने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया, जो अकबर के बाद सबसे लंबा शासन काल था। अपने शासनकाल के पहले भाग में उसने उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत की और साम्राज्य के प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया। वह एक सरल जीवन जीता था और व्यक्तिगत रूप से कुरान की प्रतियां लिखता और टोपियां सिलता था। उसने शराब, संगीत और नृत्य जैसी चीजों पर दरबार में पाबंदी लगा दी, जिन्हें वह गैर इस्लामिक मानता था। औरंगजेब की नीतियां उसके पूर्वजों, खासकर अकबर की नीतियों से बहुत अलग थीं। उसने अकबर द्वारा शुरू की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति को उलट दिया। 1749 में उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगा दिया, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया, जिससे उसकी हिंदू प्रजा, विशेषकर राजपूत, जाट और सतनामी, उससे नाराज हो गए। उसकी इन नीतियों के कारण साम्राज्य में कई विद्रोह हुए। सिख गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम स्वीकार न करने पर मृत्यु दंड दिए जाने के बाद सिखों के साथ भी मुगलों के संबंध बहुत खराब हो गए, जिससे सिख एक लड़ाकू समुदाय के रूप में उभरे। अपने शासनकाल का दूसरा और बड़ा हिस्सा, लगभग 25 वर्ष, औरंगजेब ने दक्कन यानी दक्षिण भारत में बिताया। उसका मुख्य उद्देश्य बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को जीतना और उभरती हुई मराठा शक्ति को कुचलना था। उसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा दिया, लेकिन वह मराठों को पूरी तरह से दबाने में असफल रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने छापा मार युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई, जिसने मुगल सेना को बहुत परेशान किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी उनके उत्तराधिकारियों ने संघर्ष जारी रखा। दक्कन में लंबे समय तक चले इन युद्धों ने मुगल साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसमें अनगिनत सैनिक मारे गए और शाही खजाना लगभग खाली हो गया।
औरंगजेब के लगातार दक्षिण में रहने के कारण उत्तर भारत में प्रशासन कमजोर पड़ गया और स्थानीय गवर्नर और जमींदार शक्तिशाली होने लगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य दिखने में तो बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर से वह खोखला हो चुका था। उसकी कठोर धार्मिक नीतियां और दक्कन में अंतहीन युद्धों ने साम्राज्य में असंतोष और विद्रोह का बीज बो दिया था, जो उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य के तेजी से पतन का कारण बना। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ थी। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारियों की लंबी श्रृंखला। औरंगजेब के बाद जो भी बादशाह बने, वे या तो कमजोर थे या विलासिता में डूबे रहते थे। उनमें बाबर, अकबर या औरंगजेब जैसी प्रशासनिक और सैन्य क्षमता नहीं थी। वे अपने शक्तिशाली सरदारों और दरबारियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। सिंहासन के लिए लगातार होने वाले उत्तराधिकार के युद्धों ने भी साम्राज्य को कमजोर कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा और सैन्य शक्ति बर्बाद हो जाती थी। साम्राज्य के पतन का एक और प्रमुख कारण आंतरिक विद्रोह था। औरंगजेब की नीतियों के कारण जाट, सिख और राजपूत पहले से ही नाराज थे। उसकी मृत्यु के बाद इन समूहों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेज कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती मराठों से मिली। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति बहुत बढ़ गई और वे धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गए। उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर हमला किया, चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर वसूले और दिल्ली की राजनीति में भी सीधे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब मुगल बादशाह असल में मराठों के संरक्षण में शासन कर रहा था। आंतरिक कमजोरियों के अलावा बाहरी आक्रमणों ने भी मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसने करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को आसानी से हरा दिया और दिल्ली में घुसकर भयानक लूटपाट और कत्लेआम किया। वह अपने साथ प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का मयूर सिंहासन यानी तख्त-ए-ताउस भी ले गया। इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया और यह साबित कर दिया कि मुगल बादशाह अब भारत की रक्षा करने में सक्षम नहीं। इसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार भारत पर आक्रमण किया, जिससे साम्राज्य और भी कमजोर हो गया। इन सभी कारणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ता गया। प्रांतों के गवर्नर जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। वे केवल नाम के लिए मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल बादशाह का वास्तविक नियंत्रण केवल दिल्ली और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था। इसी समय यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बढ़ा रही थी। उन्होंने भारत की राजनीतिक फूट का फायदा उठाया और धीरे धीरे एक एक करके भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसने मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत 1857 में हुआ, जब भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून यानी अब के यांगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भारत में लगभग 331 वर्षों के मुगल शासन का अंत कर दिया और भारत पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। मुगल बादशाह, जो कभी शहंशाह-ए-हिंद कहलाते थे, उनका शासन अब इतिहास की किताबों तक ही सीमित रह गया था। बहादुर शाह जफर की हार और निर्वासन केवल एक राजवंश का अंत नहीं था, बल्कि यह भारत में एक पूरे युग के अंत का प्रतीक था और एक नए औपनिवेशिक युग की शुरुआत थी। मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक गहरी और स्थायी छाप छोड़ी है, जो आज भी हमारे जीवन के कई पहलुओं में दिखाई देती है। उन्होंने भारत को एक एकीकृत प्रशासनिक ढांचा दिया। उनकी भू राजस्व प्रणाली जैसे टोडरमल की व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासन की संरचना ने बाद में ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की भी नींव रखी। सरकार, तहसील, कानून गो जैसे कई प्रशासनिक शब्द आज भी उपयोग किए जाते हैं। उन्होंने सड़कों का एक नेटवर्क बनाया, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, और एक मानकीकृत मुद्रा प्रणाली शुरू की, जिसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में मुगलों का योगदान अतुलनीय है। उनकी वास्तुकला, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है, ने ताजमहल, लाल किला
हुमायूं का मकबरा और फतेहपुर सीकरी जैसी विश्व धरोहरें दी। ये स्मारक आज भारत की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुगल चित्रकला की लघु शैली, बगीचों की चारबाग शैली और संगीत में ख्याल और ठुमरी जैसी विधाओं को भी उन्होंने संरक्षण दिया। उर्दू भाषा, जो हिंदी और फारसी के मिश्रण से बनी, मुगल काल में ही विकसित हुई और आज भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। मुगल काल का प्रभाव हमारे भोजन पर भी साफ नजर आता है। मुगलई व्यंजन जैसे बिरयानी, कोरमा, कबाब और तरह तरह के नान और शीरमाल आज भारतीय खान पान का एक अभिन्न अंग है। इस तरह मुगल साम्राज्य का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी वास्तुकला, कला, भाषा, प्रशासन और संस्कृति ने मिलकर एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब यानी मिश्रित संस्कृति का निर्माण किया जो आधुनिक भारत की विविधतापूर्ण पहचान को परिभाषित करती है। मुगल इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां एक साथ मिलकर एक समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता का निर्माण कर सकती हैं।